आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। ऑनलाइन क्लास के माध्यम से 15 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों को हम देखेंगे और इनसे संबंधित जो भी बातें होंगी हमारे लिए परीक्षा की दृष्टि से आवश्यक, उनको भी देखेंगे। बड़े इत्मीनान के साथ में पढ़ेंगे, कॉपी पेन लेकर बैठेंगे और क्लास को पूरी देखेंगे। थोड़ी बहुत क्लास देखने से आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। आज टेस्ट हो गया है, शनिवार था, हर शनिवार को ऑनलाइन टेस्ट होता है। जो लोग नहीं आए, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। जो लोग आए थे उनका बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और सबसे ज़्यादा नंबर तो सोनू के ही थे, बाकी तो सब धुरंधर, सब लोटा हैं। आते हुए प्रश्नों को हर बार गलत करते हैं, ऐसी गलतियों को दोहराए ना। अभी अगले हफ्ते फिर से टेस्ट हो जाएगा, तो इस वजह से तैयारी करते रहें। आइए करंट अफेयर्स के प्रश्न में हम सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कितनी राशि का बजट पेश किया गया है। वित्तीय वर्ष शुरू हो गए हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख जो है ये अनुच्छेद 112 में है संविधान के। संविधान सारा कुछ हमने पॉलिटी में पढ़ा दिया है आपको। अब हम मंडे से नए सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स की शुरुआत करेंगे। कुछ दिन इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पुनः जियोग्राफी की क्लास में वापस आएंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कितनी राशि का बजट पेश किया है। तो ये राशि है 6.90 लाख करोड़ रुपए। पहली बात तो ये याद रखिए। दूसरी बात, किसने पेश किया है, तो हमारे वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना जी। सुरेश खन्ना जी, इन्होंने लगातार 7वीं बार बजट पेश किया है। 2 महत्वपूर्ण परियोजनाएं इन्होंने दिखाई हैं उत्तर प्रदेश को। 2 लिंक एक्सप्रेसवे दिए हैं, काफ़ी चीज़ें दी हैं, आपको धीरे धीरे हम बताते रहेंगे, ठीक है। 2 एक्सप्रेसवे दिया है। पहला एक्सप्रेसवे है, इसका नाम है चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे। चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे। एक और एक्सप्रेसवे है। इन 2 एक्सप्रेसवे के लिए जो रुपए का आवंटित किया है वो 235 करोड़ रुपए आवंटित किए। अभी दोस्तों बजट पेश किया गया है, फिर इसका प्राक्कलन होगा, उसके बाद में जो है विनियोग विधेयक पारित होता है, तब पैसा दिया जाता है। अभी सिर्फ गवर्नमेंट ने हमको ये बताया है कि हम क्या क्या एक साल में करना चाहते हैं, एक वर्ष में हम क्या क्या योजनाएं और कहाँ कहाँ पैसा खर्च करना चाहते हैं, इस बात को बताया गया है। अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के अंतर्गत, सामूहिक विवाह के अंतर्गत सामान्य कैटेगरी की लड़कियों के लिए 600 करोड़, 600 करोड़ और ओबीसी लड़कियों के लिए 150 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ये बात भी आप याद रखेंगे। अगर मैं बात करूं यूपी की जो सीमा है वो कितने राज्यों से लगती है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है और उनके नाम क्या है। बहुत बार दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा चुका है, उनके नाम क्या है, कौन कौन से राज्य हैं जिनसे हमारे उत्तर प्रदेश की सीमा टच करती है। हम दूसरे प्रश्न की ओर चलेंगे। हमारा ये टारगेट रहता है कि कम समय में आपको अधिक जानकारी दी जाए, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। इस वजह से आप क्लास को पूरी तल्लीनता के साथ और फुल कंसंट्रेशन के साथ में पढ़ेंगे, याद रखेंगे। नहीं पढ़ेंगे तो आप परीक्षा। भारत के नए DCGI का मतलब होता है ड्रग कंट्रोलर जनरल।
जो भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल बनाए गए हैं उनका नाम क्या है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ऐसी नियुक्तियां हमसे पूछी जाती हैं एग्जाम में, तो याद रखेंगे। आइए आपको बताते हैं कि भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आइए आपको बताते हैं। बिल्कुल चिंता करने की जरूरत आपको नहीं है। भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल जो बनाए गए हैं उनका नाम है राजीव रघुवंशी। राजीव रघुवंशी किसका स्थान लेंगे ये? तो डॉक्टर वीजी सोमानी का स्थान लेंगे, जो 2019 से इस पद पर नियुक्त थे। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। अगर मैं बात करूं कि ये किस मंत्रालय के तहत काम करता है, तो यह जो है यह स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत काम करता है। और इसका जो मुख्य काम क्या होता है ड्रग कंट्रोलर जनरल का, कि भारत में कौन सी दवाएं चालू करनी है, कौन सी दवाओं पर प्रतिबंध लगाना है, कौन सी दवाओं का परीक्षण करना है, सारा कुछ जो है वो ड्रग कंट्रोलर के हाथ में होता है। भारत में जब भी कोई नई दवा लॉन्च की जाएगी तो उस पर ड्रग कंट्रोलर जी के साइन जरूर होंगे। ये सारी बातें आपको याद रखनी है कि भारत के नए ड्रग कंट्रोलर का नाम राजीव रघुवंशी जी किया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये प्रश्न है, जरूर इसको याद रखेंगे। तीसरा वाला क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसको जो सम्मानित किया है वो किया है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना जी। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना जी ने ढाका में इस पुरस्कार से सम्मानित किया है। वे कौन है, उनका नाम क्या है? आइए हम आपको पूरी बात बताते हैं। आपका क्वेश्चन नोट हो गया होगा। अगर आपने नहीं नोट किया है तो आप जानिए, आपका काम जाने, और आप वीडियो को रोक कर भी आप लिख सकते हैं, कोई दो राय इसमें नहीं है। शुरुआत के 2-3 प्रश्नों में बहुत मामूली समस्या होती है, इसके बाद हमारी जगह बन जाती है, फिर हम आराम से लिखने लगते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार जो दिया गया है वे हैं भारतीय शिक्षक एवं सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा। ये कहाँ दिया गया? तो ये बांग्लादेश में, उसकी राजधानी ढाका में शेख हसीना जी के द्वारा प्रदान किया गया है। और इसे 2001 में यूनेस्को द्वारा स्थापित किया गया था। इसे किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो इसे यूनेस्को के द्वारा स्थापित किया गया है। ठीक है। यह अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार उसे दिया जाता है जो हमारी मातृभाषा के महत्व को लोगों तक पहुंचाए, समझे और उसमें उत्कृष्ट योगदान प्रदान करे। ठीक है, इस वजह से दिया जाता है। तो ये जो पुरस्कार है, ये जो मातृभाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान प्रदान करते हैं उनके लिए है।
आप बताइए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है और आप जरूर बताएंगे इस प्रश्न को। ठीक है दोस्तों, यह वाला क्वेश्चन हो गया। नंबर 4 क्वेश्चन पर चलेंगे। हाल ही में किसने अर्जेंटीना ओपन 2023 खिताब जीता है? तो आप इनका नाम जानते हैं, इनका नाम है कार्लोस अल्कराज। और इनका नाम आप इसलिए जानते हैं क्योंकि अभी अभी इन्होंने 2022 में एक ओपन खिताब जीता था। और इनका संबंध किस देश से है? इनका संबंध स्पेन से। स्पेन से ही राफेल नडाल का भी संबंध है, राफेल नडाल का। 2015 में उन्होंने जीता था, 2015 में जीता था। उसके बाद जो है स्पेन से जीतने वाले अर्जेंटीना ओपन 2023 का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता है। इन्होंने 2022 में यूएस ओपन खिताब को भी जीता था। तो ये भी प्रश्न आप जरूर से जरूर याद रखेंगे और हम तो आपको पढ़ाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपको बेहतरीन करंट अफेयर्स कम समय में आपको मिले ताकि आप अपनी अच्छी तैयारी करें और आपका सिलेक्शन बहुत ही जल्द हो जाए। नंबर 5 क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया गया है, आधी जानकारी आपको इस क्वेश्चन में रखी गई है। बहुत सारे प्रश्न आज हमने डाउटेड वाले दिए थे। टेस्ट देने से एक फायदा ये हो जाता है कि आपको पता चल जाता है कि अभी आपको कितनी और तैयारी करनी है। तो भैया ये जो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, ये जो है 2019, 2020 और 2021 के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 128 कलाकारों को प्रदान किया है, प्रदान किया है। अगर मैं इसकी स्थापना की बात करूं तो 1952 में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया है। शिक्षा मंत्रालय में संगीत अकादमी पुरस्कार स्थापित किया गया था, स्थापित किया गया था। ये इसको आप याद रखें। इसका अगर मैं हेडक्वार्टर आपको बताऊं, देखिए ये प्रश्न आपका नोट ही हो गया होगा, हमको थोड़ा ज्यादा जगह चाहिए, क्वेश्चन के बारे में मसाला ज्यादा है। अगर मैं अध्यक्ष की बात करूं और मुख्यालय की बात करूं, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और जो इसके अध्यक्ष हैं उन्हें बना है संध्या पुरेचा। ये है इसकी हेड। याद रखेंगे, अच्छा प्रश्न है, अच्छी जानकारी है, पूरे होश के साथ में पढ़ेंगे। मन कहीं और नहीं होना चाहिए, मन क्लास नहीं होना चाहिए। और जब तक पढ़िए तब तक कंसंट्रेट होकर पढ़िए। बहुत ज़्यादा टाइम आप पढ़ते नहीं हैं। जितना भी समय आप पढ़ते हैं उतना समय सिर्फ और सिर्फ आप अपनी पढ़ाई को ही दीजिए। ठीक है,
चर्च गेट रेलवे का स्टेशन का नाम किसके नाम पर रखा गया है? चर्च गेट रेलवे स्टेशन मुंबई में है और मुंबई महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत आता है। और महाराष्ट्र में जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है एकनाथ शिंदे। तो एकनाथ शिंदे जी ने चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया है। और जो हमारे आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर हैं उनका नाम है दोस्तों सीडी देशमुख। उनका क्या नाम है दोस्तों? सीडी देशमुख। इनके नाम पर क्या नाम रखा जाएगा? चिंता मनराव देशमुख रेलवे स्टेशन। और दोस्तों जो इनका जन्म है वो हुआ था 14 जनवरी 1896 को। मराठी परिवार में इनका जन्म हुआ। भारत के ये पहले भारतीय गवर्नर बने और मुंबई में चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर चिंतामनराव देशमुख रेलवे स्टेशन रखा जाएगा। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है एकनाथ शिंदे। इन्होंने इसकी घोषणा की है। इस प्रश्न को आप जरूर याद रखें। मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। अगली भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का उद्घाटन कहाँ किया गया? यूपी कितने राज्यों के साथ सीमा बनाती है? क्या अभी तक किसी ने बताया कि नहीं बताया? बता दीजिए भाई, बहुत जरूरी है ये प्रश्न। तो इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। और इसका उद्घाटन किया किसने है? तो इसका उद्घाटन जो है केंद्रीय खेल मंत्री, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने 3 दिवसीय अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का उद्घाटन 24 फरवरी को नई दिल्ली में किया। नई दिल्ली में किया है। याद रखिएगा, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा और बहुत ही दमदार प्रश्न है। इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। ये सारे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में खूब पूछे जाते हैं। बहुत अच्छा एक प्रश्न आया है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? आइए हम और आप मिलकर जितने भी फरवरी माह के करंट अफेयर, वो इम्पोर्टेंट डेज हैं, उन्हें देखते हैं। जितने फरवरी माह के इम्पोर्टेंट डेज हैं उन्हें पढ़ेंगे, याद करेंगे, याद रखेंगे। इसके लिए आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं? लाइक का बटन दबाकर बताइए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं। आइए बात करते हैं 1 फरवरी की। तो भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है 1 फरवरी को। 2 फरवरी की बात करें तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी की अगर बात करें तो विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को।
7 फरवरी की अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट सेफर डे मनाया जाता है। 10 फरवरी की अगर बात करें तो विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। 11 फरवरी की अगर बात करें तो विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, नहीं तो हम आपको नहीं लिख पाते, तो एक साथ आपको मिल जाएंगे, याद करने में आसानी रहेगी। 12 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस मनाया जाता है। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, ये थे फरवरी माह के इम्पोर्टेंट डेज। पूरा भरोसा है हमें कि आप इसको नोट जरूर करेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास करता है। मन ही मन आप जरूर से जरूर इसको नोट करेंगे 100%, ठीक है। इसको आप जरूर नोट करेंगे। विश्व बैंक के अध्यक्ष बनने के लिए किसे नामित किया गया है? सबसे पहले आप इस दिवस को नोट करिए, याद करिए, रिपीट करिए, रिवीजन करिए, कुछ भी करिए, लेकिन इनको याद होना चाहिए आपको। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। 7 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट सेफर डे। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस। 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस। 12 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस। 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस और 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद दिवस मनाया जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ विश्व बैंक के अध्यक्ष बनने के लिए किसे नामित किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किसने नामित किया है और किसको नामित किया है, सारी जानकारी आप लीजिए। देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अजय बंगा को विश्व बैंक के अध्यक्ष बनने के लिए नामित किया है। और अभी अभी जिन्होंने इस्तीफा दिया उनका नाम है डेविड मालपास। तो आप उनका नाम याद रखेंगे। इन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया, इस वजह से विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा को नामित किया गया है। आइए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? राज्यपाल की हमने आपको एक बार नहीं 2-3 बार टिप बताई है। रकानी कायो सस 153 से लेकर शुरू होता है 54, 55, 56, 57, 58, 159 तक भारतीय संविधान में राज्यपाल का पद है। 5 साल के लिए नियुक्ति होती है और राष्ट्रपति के साथ पर्यंत तक बने रहते हैं। छत्तीसगढ़ की अगर मैं राजधानी पूछूं तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, जो बेरोजगारों को भत्ता देने की घोषणा की है। और जो राज्यपाल के रूप में शपथ ली है उनका नाम है विश्व
भूषण हरिश्चंद्र। याद रखेंगे, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, दमदार प्रश्न है, इसे आप जरूर याद रखिए। आपको हम अगला क्वेश्चन बताते हैं। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट कौन बना है? हाईकोर्ट की चर्चा हमारे संविधान के अनुच्छेद 214 में की गई है। हाईकोर्ट और 124 में सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की गई है। और ऐसा राज्य बना है केरल। केरल राज्य में क्षेत्रीय भाषा मलयालम में, क्षेत्रीय भाषा मलयालम में 2 डिसीजन सुनाए, 2 डिसीजन अभी सुनाए। तो ऐसा करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट बन गया है केरल, सबसे साक्षर राज्य है। तो आप इसे याद रखेंगे, आपको ये याद रहेगा। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये है कि टीम इंडिया का नया किट स्पॉन्सर कौन बनेगा? तो भाई साहब वो बनेगा एडिडास। डॉक्टर कनक रेले का निधन हो गया। वे कौन थी? वे नर्तकी। कौन थी भाइयों? जम्मू में 33वें पुलिस सार्वजनिक मेले का उद्घाटन किसने किया? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया। अच्छा प्रश्न था, याद रखेंगे। भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ग्रैंड मास्टर दोस्तों शतरंज में होता है। शतरंज की एक तरीके से आप जान लीजिए पीएचडी होती है। तो आपको बताते हैं भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं विघ्नेश NR। बात की जाए तो 24 वर्ष के हैं और उनके जो भाई हैं, उनके भाई का नाम क्या है? उनके भाई का नाम है विशाख NR। ये 2019 में 59वें ग्रैंड मास्टर बने, 59वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। शतरंज में भी दोस्तों कई चालें होती हैं, तो लगभग जो सबसे ज़्यादा अधिक चालों को जान लेते हैं वो ग्रैंड मास्टर बन जाते हैं। हमारे भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन हैं? उनका नाम अगर आपको आता है तो आप हमें बताइए, अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में चेक करिए। हमारे कोचिंग के होनहार विद्यार्थियों ने अच्छे से लिख दिया होगा। आइए आपको मैं बता देता हूँ कि उत्तर प्रदेश की जो राज्यों की सीमा है वो कितने राज्यों के साथ लगती है। देखिए, आप सबको हमने क्वेश्चन दिया था, जिन्होंने बताया ठीक है, 8 राज्य प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश को तो आप जानते हैं, दिल्ली। 8 राज्यों की बात मैं करता हूँ। देखिए, सबसे पहला हमारा राज्य है राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। फिर है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। ये 8 राज्यों के साथ हमारा उत्तर प्रदेश सीमा को टच करता है। याद रखेंगे, बहुत अच्छी क्लास थी। बहुत कम समय में हमने बहुत सारे प्रश्नों का विश्लेषण किया। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए और एक दिन मंजिल मिल ही जाएगी।
परेशान होने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। जय हिंद, जय भारत।